इसी पीरियड में क्या हो गया कि यूपी के अंदर भी 1991 में स्टेट इलेक्शन हुए और जो मुलायम सिंह ने जो बर्बरता से जो कार सेवकों की जो हत्या किया, तो कार सेवकों को कैसा क्या था, जनमानस क्या कर सकता आदमी कि मेरे पास में वोट की चोट है, मैं आपको वोट, मेरे वोट से आपको चोट दूंगा। और वैसे क्या उन्होंने वो भूले नहीं थे जो रक्त रंजित इतिहास जो इन्होंने गढ़ा था मुलायम सिंह जी ने, उसका उन्होंने पूरा कार सेवकों ने उनका पूरा बदला लिया और उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। और 1991 में कल्याण सिंह की जो गवर्नमेंट है वो पूर्ण बहुमत से वहां पे स्थापित हो गई उत्तर प्रदेश में। 221 सीट, मेरे हिसाब से 221 सीट मिली थी उनको, और उन्हें पूर्ण बहुमत से वो सत्ता वहां पे काबिज हो गई, स्थापित हो गई। अब कल्याण सिंह जी तो प्रखर राम भक्त थे, निष्ठावान राम भक्त थे, उन्हें तो पता ही था। तो आए बरोबर कल्याण सिंह ने क्या किया कि जो विभाजित ढांचे की जो 2.77 एकड़ जगह जो थी वो उन्होंने उसका अधिग्रहण कर लिया, और वो जो 2.77 एकड़ की जो जगह थी वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को उन्होंने राम कथा पार्क के लिए उन्होंने आवंटित कर डाला। ये हो गया। अब फिर ऐसा हो गया कि 1991 का ये वाकया यहाँ पे खत्म होते थे। 1992 के अंदर आते आते कल्याण सिंह की जो सरकार है ये पी नरसिम्हा राव पे प्रेशर बनाती है कि हमें इस जगह के ऊपर 6 दिसंबर को उन्होंने तारीख मुकर्रर किया कि 6 दिसंबर को हमें यहाँ पे शिलान्यास करना है और हमें कार सेवा करना है। अब जो अपने हिंदू की जो धर्म संस्कृति उन्होंने भी बोला था कि अब कुछ भी हो जाए अब यहाँ पे मंदिर का निर्माण करना ही है। अब उस टाइम पे पी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। अब पीवी नरसिम्हा राव ने इनको 4-5 मिनट का समय मांगा, जैसे कि 1992 में अप्रैल से लेके अगस्त तक उन्होंने बोला कि आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको इसका कोई सोल्यूशन ढूंढता हूँ। तो उन्होंने फिर कईयों अयोध्या कमेटी का गठन किया, कईयों स्पेशल ऑफिसर रखा, और उसके बाद में एक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और विश्व हिंदू परिषद की उन्होंने मीटिंग्स भी रखा। इनकी मीटिंग्स दिल्ली में होती थी, और ये दिल्ली में वीएचपी वाले और आपके बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, ये दोनों लोग अपने आर्कियोलॉजिकल जो एक्सपर्ट थे दोनों को लेके आते थे, और दोनों में युक्तिवाद होता था। अब प्रॉब्लम ये होता था कि जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जो आर्कियोलॉजिस्ट पैनल के ऊपर जो लोग थे वो इरफान हबीब, रोमिला थापर, झा, ये जो पूरे रैबिट जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कभी ये मामले का सोल्यूशन निकलने नहीं दिया जो मामला जो सोल्यूशन हो सकता था। खैर फिर दिसंबर में कार सेवा, 6 दिसंबर को कार सेवा का समय तय किया गया था। तो नवंबर एंड में कल्याण सिंह एक सुप्रीम कोर्ट में खलाफनामा दायर करते हैं कि मैं पर्सनल गारंटी लेता हूँ कि ये ढांचे को कुछ आपके ये ढांचे को कोई डैमेज नहीं होने वाला है। और फिर ऐसा होता है कि 19 दिसंबर 6 आते आते लाखों की संख्या में 2 से 5 लाख लोग कार सेवक अयोध्या में जमा होते हैं। अब अयोध्या में जमा होते तो सभी तरफ टेंशन रहती, दिल्ली में टेंशन रहता कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। अब 5 तारीख को रात को अटल बिहारी जी का भाषण होता है। वो भाषण में वो बोलते हैं कि हमें सब शांतिपूर्ण तरीके से कार सेवा करना है। सुबह 6 दिसंबर को अयोध्या में क्या होता है, उस टाइम पे 6 दिसंबर में अयोध्या में लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, आपकी उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा, इन सबके भाषण होते हैं सुबह 9 बजे 10 बजे, और वो पूरी भीड़ उनको सुनती रहती है। लेकिन क्या होता है कि 11 बजे आते आते जो पूरी भीड़ का जो संयम है वो टूटने लगता है, और वो देखते हैं कि ये जो उस टाइम सरकार कल्याण सिंह की रहती है, और जो स्टेट वहाँ की जो पुलिस रहती, राज्य पुलिस रहती, उनके पास में फायरिंग के अधिकार नहीं थे उस टाइम पे। तो ये जो भीड़ थी वो अति उत्साहित हो गई, और 11 बजे आते आते वो क्या करते हैं, वो फेंस को तोड़ के वो ढांचे के बाद जाके ढांचे के छत पे जाके वो भगवे झंडे उन्होंने फहराना चालू कर दिया था। 12 बजे नरसिम्हा राव को फिर फोन आता है कल्याण सिंह को कि कल्याण सिंह जी, हमें ऐसी सूचनाएं प्राप्त है कि आपके कुछ अति उत्साहित कार सेवक ढांचे पे चढ़ गए, और वहां पे वो ढांचे पे झंडे फहरा रहे कर रहे। तो कल्याण सिंह ने बोला कि हमारे पास में इसके एक और स्टेप की इंफॉर्मेशन है कि ये ढांचे के ऊपर झंडे तो फहरा है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा वो तोड़फाड़ कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते सेंटर की गवर्नमेंट को प्रेशर में जाती है, और फिर देखते देखते ऐसा होता है कि 1:30 बजे आपका जो पहला ढांचे का जो पहला जो डोम है, साउथ डोम, 1:30 बजे आते आते वो साउथ डोम जो है वो टूट जाता है। और उस टाइम पे जो साउथ डोम है 1 बजे आते आते वो टूट जाता है। और फिर उस टाइम पे नरसिम्हा राव का फोन आता है कल्याण सिंह को
कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। आपने एक सुप्रीम कोर्ट को आपने अश्योरेंस दिया कि ये मैं ढांचे को नुकसान नहीं दूंगा, तो आप एक काम कीजिए, आप आपके पुलिस फोर्स को फायरिंग का आदेश दीजिए ताकि ये जो मस्जिद का जो डिस्ट्रक्शन है, जो इसकी तबाही वो रुक सकती है। तो कल्याण सिंह बोले कि मैं गोली चलाने का आदेश नहीं दूंगा। ऐसे करते करते जो भीड़ जो थी, जैसे जब भीड़ देखती है कि एक गुम्बद ध्वस्त हो चुका है तो भीड़ और उत्साहित हो जाती है, और आते आते दोपहर को 3 बजे तक वो जो नॉर्थ डोम है वो टूट जाता है, नॉर्थ डोम भी नीचे धाराशायी हो जाता है। अब इसमें दुख की बात यह है कि जो कार सेवक जो गुम्बद के ऊपर जो बैठ के जो उसको जो उसका जो तोड़ रहे थे हथौड़ी, उसके उस टाइम पे वो पूर्व नियोजित ये साजिश नहीं थी। उस टाइम पे जो जितने भी जो उनके पास जो बैरिकेड थे, वो जो पाइप जो थे वो पाइप से उन्होंने उसको तोड़ना चालू किया। तो वो उस टाइम पे जो जितने भी कार थे जो छत के ऊपर जो तोड़ रहे थे, जैसे ही ढांचा नीचे गिर रहा था वो 20-25 लोगों के कार सेवकों के साथ में उसके साथ में वो गिर जाते थे, तो वहीं वो उनकी मृत्यु हो जाती, वहीं शहीद हो जाते, शहादत मिल जाती थी उनको। ऐसे करते करते शाम को 4:55 के ऊपर आपका पूरा के पूरा जो बीच का जो सेंट्रल डोम है, all the 3 domes they came crashing down by 4:45 PM। 5 बजे तक बाबरी मस्जिद का अस्तित्व खत्म हो जाता है, और फिर मुलायम सिंह जी को पता रहता है कि ये जो हुआ वो गलत हुआ, ये पूर्व नियोजित साजिश नहीं थी। लेकिन अति उत्साह के अंदर एक आवेश में आके पूरे कासेवों ने मस्जिद को ध्वस्त कर डाला। अब खैर वो क्या कर सकते, लेकिन उन्होंने शाम को 5:30-6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वो बोले कि ये जो कुछ हुआ इसकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, और इसका दोष किसी दूसरे पे न दिया जाए। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं पूर्ण कारणीभूत हूँ, इसकी मुझे जो सजा मिलेगी मैं वो सजा देने को तैयार हूँ। लेकिन मैं आज भी मैं बोलता हूँ कि मैंने फायरिंग का ऑर्डर नहीं दिया, मैं ऑर्डर नहीं दे सकता था। शाम को 7 बजे आते आते नरसिम्हा राव दिल्ली के अंदर भूचाल आ चुका था, क्योंकि नरसिम्हा राव वॉज क्या बोलते फर्स्ट नॉन गांधीयन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब एकदम सडनली उनको जब समझता है कि बाबरी ढांचे का विध्वंस हो चुका है, तो उनपे बहुत बड़ा दबाव आ चुका था कि ये पूरे देश की जो पूरे माइनॉरिटी वोट है हमारे नाराज हो जाएंगे। तो फिर वो क्या करते हैं, शाम को 7 बजे वो एक मीटिंग लेते हैं, वो तुरंत कानून का वास्ता देके कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर डालते हो। और फिर क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन शाम को 7 बजे 6 दिसंबर को लग जाता है। अब क्या होता है कि ये तो एक पार्ट हो गया, मस्जिद जो बोलते विभाजित ढांचे का जो विध्वंस है वो तो एक पार्ट है, लेकिन ये जो सेंट्रल डोम के ऊपर जो रामलला जो 1949 में स्थापित हुई उनका क्या हुआ। तो जब जब 2 गुम्बद जब टूट रहे थे, तब राम भक्तों ने क्या किया कि जो आपकी जो रामलला की जो मूर्ति थी उसे भाग ले ली, परिसर से भाग लाए, और जब एक बीच का जब गुम्बद टूटा, तब जब पूरा जमीन जब समतल हो गई, तब फिर उन्होंने क्या किया कि रात को 6 दिसंबर की रात को 7 तारीख को उन्होंने उस जगह के ऊपर पूरा जो मलबा था, जो मस्जिद का जो मलबा था, उस मलबे के ऊपर उन्होंने एक मेकशिफ्ट मंदिर बनाया। मेकशिफ्ट मंदिर बनाते हुए उन्होंने सीढ़ी बनाया, पूरा ब्रिक का काम किया, और रामलला की जो मूर्ति थी उसे वापस वहां पे स्थापित कर डाला। और कमाल की बात यह है कि प्रेसिडेंट रूल जब यूपी में आया तो उसके बाद में भी ये मेकशिफ्ट मंदिर का काम शुरू था, क्योंकि नरसिम्हा राव के अंदर वो ताकत नहीं थी। मुझे मालूम था कि यहाँ से 4 से 5 लोगों को कार सेवकों का हुजूम है, इन पे आप गोली नहीं चला सकते, क्योंकि ऑलरेडी माइनॉरिटी वोट बैंक मेरे से चले गया, आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज द मेजॉरिटी वोट। तो फिर प्रेसिडेंट रूल के अंदर भी वो आपका मेकशिफ्ट मंदिर का आपका निर्माण हुआ, और फिर दूसरे दिन आते फिर उसके सिर्फ छत नहीं बन सका, और ऐसा हुआ कि राम मंदिर छोटा सा मंदिर बन गया, रामलला स्थापित हो गए, लेकिन उन्हें छत नसीब नहीं हुई, वो उन्हें सिर्फ तारपोली नसीब हुई उनके अंदर। तो ऐसा करते करते फिर मामला आगे बढ़ा। 6 दिसंबर का 15 दिसंबर को नरसिम्हा राव गवर्नमेंट मिली। उस टाइम पे भारत में बीजेपी की 4 जगह पे सत्ता थी। नंबर 1 वॉज यूपी, नंबर 2 वॉज मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश। तो 15 दिसंबर को उन्होंने बोला कि ये आपने बाबरी मस्जिद के आप इनके विध्वंस के लिए आप कारणीभूत हो, तो मैं आपके चारों स्टेट्स की सरकार में बर्खास्त करता हूँ। वो चारों स्टेट्स को उन्होंने डिसमिस करके वहां पे प्रेसिडेंट लॉ लगा दिया। यानी आप सोचिए कि ये फेडरलिज्म का कितना बड़ा उल्लंघन है
कि एक स्टेट में एक घटना होती है, उस घटना की सजा तीनों स्टेट के लोगों को मिलती है, जो जिन्होंने एक अपना मतों का प्रयोग करके एक सत्ता को स्थापित किया था, वो तीनों स्टेट की सत्ता यूपी के कारण बर्खास्त हो गई। तो दिस वाज अ वेरी वॉयलेशन ऑफ फेडरलिज्म, और आज जो इट वाज अ वेरी बिग इनजस्टिस टू द फेडरल स्ट्रक्चर। अब ऐसा होते बाद में फिर 4 दिन के बाद में आपका फिर वीएचपी, बजरंग दल और आपके जमात इस्लामी, इन सबके ऊपर बैन ला दिया गया है। और फिर बाद में 1993 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये जो ढांचा था ये तो खत्म हो चुका था, डिसॉल्व हो चुका था, जमीन हो चुका था। ये जो आपकी जो 2.77 एकड़ जगह जो थी, और इसके साथ में जो 67 एकड़ जो जगह थी, ये पूरी 70 एकड़ की जगह केंद्र ने अधिग्रहित कर लिया उसको। दे हैव एक्वायर्ड द टोटल लैंड। और फिर उसके बाद में ऐसा होता है कि 1996 में वापस सत्ता परिवर्तित होती है। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। 1999 में कारगिल युद्ध के अंदर जो उन्होंने जो कार्य किया, अटल बिहारी का जो ये हुआ, अटल बिहारी के नेतृत्व में कारगिल वॉर के अंदर जो भारत ने जो शौर्यपूर्वक तरीके से जो पाकिस्तान की इसको इंट्रूडर्स वहां से निकाला, तो पब्लिक में वापस एक जनादेश अटल बिहारी वाजपेयी को दिया, और 1994 से 2004 तक अटल बिहारी की सरकार बनी। अब मैं हमेशा सोचता था कि 1989 में, 1990 में इन्होंने राम मंदिर का इतना प्रखरता से मुद्दा उठाया। सत्ता में आने के बाद इन्होंने राम मंदिर के लिए क्या किया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और लाडवानी जी ने एनडीए गवर्नमेंट में क्या किया? फिर मैंने ये जब केस को जब बुक्स पढ़ना चालू किया था, मुझे समझा कि अटल बिहारी गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट में जब हाईकोर्ट में चल रही थी, तब उन्होंने बोला था कि इसका जो सर्वेक्षण है वो आप एएसआर से करवाइए। व्हाट इज एएसआर? इट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो 2003 के अंदर इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी को बुला के उसको वहां पे एक्सकर्शन करवाया, और ये मामले को स्पीड अप कर रहा है। अब फिर 2000 एनडीए गवर्नमेंट में क्या हुआ कि एनडीए गवर्नमेंट ने वापस एक 15 मार्च 2002 को वापस कार सेवा का एक आह्वान किया गया, और उस पीरियड में क्या हुआ कि जो 56 जो कार सेवक अयोध्या से लौट रहे थे गोधरा के अंदर, उन्हें वहां पे बड़ी निर्ममता से उन्हें जला दिया गया। और उसके बाद में 2002 में जो दंगे हो गए, वो दंगों के अंदर 2000 के ऊपर लोगों की मृत्यु हुई। तो ऐसा करते करते ये मैं मेरे भाग 3 में यहाँ पे विराम होता है।